और मान्यता यह भी है कि इसमें से मछली निकालने वाला व्यक्ति आज तक जीवित नहीं रहा है कभी। तो कितना रुपया देला ठेकेदारवा? अरे 4500। 4500। बरगद, पीपल और पाकड़, ये 3 पेड़ एक में रहते हैं तो उसको हरशंकरी कहते हैं। 10 बजे से 1 बजे तक ही डॉक्टरों की ड्यूटी है यहाँ पर। और ये गाजीपुर दिखाऊंगा। और यहाँ पर देसी दारू, विदेशी दारू, तमाम तरह की दारू, शराब पीने वाले लोग आकर। साथियों, आज जो खबर मैं आपके लिए पेशित कर रहा हूँ, ये खबर कम और जानकारी ज़्यादा है। कई सारे सिद्धपीठ हैं, कई सारी शक्तिपीठ हैं जहाँ के बारे में लोगों को अनभिज्ञता है। ऐसा ही एक शक्तिपीठ यहाँ भी है। हम गाजीपुर में हैं और ये जखनिया तहसील का सराय गोकुल है। यहाँ पर एक शक्तिपीठ है और बहुत ही मान्यता भरा है। यहाँ पर ये 500 साल पुराना पेड़ है। एक कुआं है जिसकी उम्र करीब 250 साल बताई जा रही है। इसको 250 साल पहले खुदवाया गया था, जिस पर लिखा गया है आप सीसीटीवी कैमरे के नज़र में है। एक मुख्य मंदिर इधर है, हमारे सहयोगी दिखाएंगे आपको, हमारे सम्मानित छायाकार दिखाएंगे। और एक मंदिर यहाँ है। सर्वप्रथम तो इस स्थान को प्रणाम करते हैं और शुरू हो जाते हैं यहाँ की मान्यताओं को बताने के लिए। यहाँ किस तरह की क्या क्या मान्यताएं हैं वो आपको जान लेना आवश्यक है। आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि ये जो पोखरा देख रहे हैं आप, तालाब इसको कहते हैं। पोखरा हिंदी शब्द है, गांव देहात में कहा जाता है, लोगों को बहुत कम पता है। हिंदी क्या, ये यूपी बिहार साइड बोला जाता है, तो भोजपुरी और अवधी शब्द के से इसको जोड़कर देख सकते हैं। और इस पोखरे के अंदर करीब 50-50 किलो की कई सारी मछलियां हैं। इसमें कई सारे केचुए हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे स्नान करते हैं। बस्तियों के बच्चे आकर यहाँ पर स्नान करके अपनी गर्मी को दूर करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, गर्मी का मौसम है और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। करीब 150 वृक्ष अभी तक यहाँ पर लगा दिए गए हैं। जखनिया तहसील का ये एक प्रमुख स्थान है जहाँ पर तमाम ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं जो कि मान्य हैं और जो कि प्रभावित करते हैं, समाज को एकजुट करते हैं, समाज को संकल्पित करते हैं, संगठित करते हैं और उनको चलाने का प्रयास करते हैं। मैं ये तालाब दिखाने का विषय सिर्फ इतना है और इसका निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूँ कि देश में तमाम सारी परियोजनाएं हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, परियोजनाओं से भरा हुआ भारत है और ये सिर्फ कागजों पर परियोजनाओं से भरा होता है। हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर नाम की एक योजना निकाली। अमृत सरोवर का उद्देश्य ये था कि तमाम जो जल संरक्षित करने के विकल्प हैं, महाराज वहाँ तक चलना है, मंदिर के पीछे तक। उधर क्या करने जाएंगे? अरे भाई चलो ना, बता रहे हैं। अरे यार, वहाँ क्यों ले जाओगे यार, जूते तब पहन। मंदिर संरक्षण, अरे जल संरक्षित करने के जितने भी आयाम हैं, चाहे वो तालाब हुए, कुएं हुए, उन सबको संरक्षित करना एक माध्यम था। अमृत सरोवर के माध्यम से देश के मुखिया ने इसको करने का प्रयास किया, लेकिन उनका अमृत सरोवर पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में किस तरह से गायब हो जाता है उसका एक उदाहरण आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो तालाब है इसकी गहराई काफ़ी अच्छी खासी है और मान्यता यह भी है कि इसमें से मछली निकालने वाला व्यक्ति आज तक जीवित नहीं रहा है कभी। तो इतनी सारी मान्यताओं के बीच पलता हुआ ये तालाब क्या इस बात का हकदार नहीं था और इसको क्या इस तरह से संरक्षित नहीं करना चाहिए था कि इसका सौंदर्यीकरण कर दिया जाता, यहाँ पर प्ले ग्राउंड बना दिए जाते, जो ज़मीन बची हुई थी यहाँ पर वृक्षारोपण हो जाता, यहाँ पर एक उपयुक्त बाउंड्री वाल बना दी जाती जिससे जो कम उम्र के बच्चे हैं या जो लोग अप्रत्याशित तौर पर गलती से आकर इसके अंदर चले जाएंगे उनका बचाव किया जा सकता था। ये सारे विचारणीय पहलू हैं। मेरे पीछे सम्मानित छायाकार महोदय से दिखाना चाहूँगा कि एक विद्यालय है और ये विद्यालय भी काफ़ी बंद होने के कगार पर है। उत्तर प्रदेश के सारे विद्यालयों को बंद करने जा रही है सरकार, क्योंकि उसके पास ना ही शिक्षा देने के लिए एक उपयुक्त विकल्प है और ना ही शिक्षा माफिया, वो कहते हैं प्राइवेटाइज करेंगे। प्राइवेटाइजेशन के दौर में
सरकारी स्कूलों को चलाकर मतलब ही क्या है, सरकारी स्कूलों को वो बंद करके ये साबित करना चाहते हैं कि वो एक उपयुक्त विकल्प बना रहे हैं प्राइवेट के रूप में। लेकिन प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में जिस तरह से घूस और घूसखोरी होती है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य लोग अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ा सकते। दादा इन पेड़ों में पानी डाल रहे हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पेड़ लगाया किसने है। बाबा वन विभाग से हैं आप? क्यों इसको पानी डालने का आपको कांटेक्ट मिला है? किस चीज़ का पेड़ है बाबा ये? बरगद। बरगद का पेड़ है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा उम्र होगी तब तो इसकी। बरगद और- का बट वृक्ष 2000 वर्ष 2000 वर्ष जिएगा। और इस वाले पेड़ की, ये तो आम का पेड़ लग रहा है। पाकड़। अच्छा पाकड़ है। हाँ। तो ऐसे पेड़ों को थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो कैसे चलेगा? जैसे ये डाल रहे हैं। बरसात जिंदा रहेंगे पेड़ वे? इसमें सुबह शाम दोनों बेला डालते हैं। अच्छा ये लोहे की जाली लगवाई गई है, सरकार लगाई है ये हाँ, सब? सरकार। और ये कितना पेड़ लगाए हैं आप वन विभाग की तरफ से? इधरिया देखिए महाराज, इधरिया वन विभाग की तरफ से कितना पेड़ लगाए? 200। 200 पेड़। हाँ। 200 पेड़ पूरा लग गया है, कभी बचा भी है कुछ? अभी बचा है कितना बचा है? 40 पेड़ बचा है। वन विभाग की तरफ से हैं आप, और आपकी उम्र तो 60 साल से ज्यादा लग रही है, तो नहीं, नौकरी कम कैसे ना चल है। रहे हैं? कम ना है। कम न है? कम है? हाँ। 67 साल मेरी उम्र है। आपकी 67 है, बाबा की 60 है कह रहे हैं। मंदिर पर जो और का एक नौकरी हमारा नौकरी सरकारी है कि संविदा पे ठेकेदार के थ्रू? नहीं, संविदा पे। संविदा पर है। कितना रुपया देला? संविदा ना कितना रुपया देला ठेकेदारवा? अरे 4500। 4500? हाँ। कितना आवेला पता बा? अब हम का जानत बानी। मोदी जी जोन श्रमिक हुए मजदूर, उनकर 4 श्रेणी डिसाइड कर ले हुए। एक थी बा कुशल, एक थी बा अकुशल, एक थी बा अर्ध कुशल और एक थी बा अति कुशल। 4 श्रेणी। 4 श्रेणी में कौन श्रेणी में आवेला? का करेले? मतलब लाठी पकड़ के खड़ा रह सकेला? नहीं, पानी डालत नहीं हम। पानी न डाला था हुआ, अब तो आप कुशल व्यक्ति में आवाला। और इसको कोड़ते हैं, जब घास हो जाएगी तो इसको निराई। कुशल श्रमिकों में आते हैं बाबा, और इनकी पेमेंट है 4500। मोदी जी कहते हैं कि कुशल श्रमिकों को 19-20 हज़ार 25 हज़ार पेमेंट दिया जाता है। तो वो पेमेंट कौन खाता है, इसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। और इनको संविदा पे रखने वाले लोग किस तरह से पेमेंट का गमन कर लेते हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं है। बाबा चले गए पानी डालने, तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि कौन गमन करता है। और बाबा यहाँ आइए, थोड़ा सा इस हॉस्पिटलवा का कगार देखना चाहते थे, कैसे इलाज होता है इसको इसमें? देखिए। हाँ, हाँ, आगे आ जाइए महाराज आप। इस पे कोई रहता साहब आगे आइए आप, आंगनबाड़ी वाले इस पे नहीं रहते। आगे आइए। क्या हुआ? ये बाबा हरशंकरी का पेड़ क्या है, क्या होता है हरशंकरी? बरगद, पीपल और पाकड़, हम्म। ये 3 पेड़ एक में रहते हैं तो उसको हरशंकरी कहते हैं। अच्छा दिखाइए थोड़ा सा, सम्मानित छायाकार महोदय, किस तरह से ये है? ये है, देखिए, इसके क्या महत्व है बाबा हरशंकरी के? ये बहुत बड़ा महत्व है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग, इसमें सारे देवता वास करते हैं। अच्छा, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता वास हाँ, करते हैं। तीनों देवता। हरशंकरी का महात्म बहुत बड़ा है। जो एक हरशंकरी लगाता है तो समझ जाइए कि कितने मंदिर बनवाने से और एक हरशंकरी लगाने से। हाँ। आगे पीछे ये हनुमान जी की महिमा है कि 2 हरशंकरी और ये जितना पेड़ यहाँ देख रहे हैं बड़े वाला, हाँ। मैं लगवाया। क्या नाम है बाबा आपका? राजेश सिंह, राजेश सिंह जी दाढ़ी हैं। बाबा। दाढ़ी बाबा। और इन्होंने बहुत सारा पुण्य कमाया है, कई सारे हरशंकरी के पेड़ कोई लगवा कर। संविदा नहीं। कोई संविदा पे काम नहीं किया है। और और ये यहाँ था। इन्होंने क्या काम किया है? बाबा आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, हम देखना चाहते हैं। आपके गांव में एक अस्पताल भी है। हाँ। आप देखिए तालाब से सटा हुआ ही एक मंदिर है। और ये किन भगवान का मंदिर है? कौन से भगवान है? कृष्ण भगवान, हनुमान जी। कृष्ण भगवान और हनुमान जी। हरशंकरी का वृक्ष है और अंदर चलते हैं। आइए बाबा। सत्संग सुनने से परम सुख मिलता है, स्वामी गुरुदेव गुरु बंदे। और ये हम प्रवेश कर चुके हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा बनवाया है कि जिसमें आज तक डॉक्टर कभी नहीं आए हैं और कभी उसमें इलाज नहीं हुआ है।
कब बैठते हैं, कै बजे से कै बजे तक? ये आती हैं अपने टाइम से। और कौन सी डॉक्टर हैं? ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्य परम धाम जो है उपकेंद्र सराय गोकुल, तो इसमें वो कौन आती हैं, मतलब क्या देखती हैं? ये बच्चों का जो मतलब दवा ववा देती हैं। अच्छा, बूढ़ों का नहीं देती हैं? सबका सबका देती हैं। कितने बजे से कितने बजे तक? 10 बजे। 10 बजे आती हैं और कितने बजे तक रहती हैं? 1 बजे तक रहती हैं, फिर शाम को भी आती हैं। अच्छा, 10 बजे से 1 बजे तक ही डॉक्टरों की ड्यूटी है यहाँ पर। और ये गाजीपुर की का जिला स्वास्थ्य समिति गाजीपुर से ये चलता है। मनिहारी गाजीपुर का है, विकासखंड मनिहारी है और सराय गोकुल उपकेंद्र का नाम है। यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है। यह एक मंदिर है और मंदिर किस तरह से किस जगह पर होता है, वहाँ साफ सफाई कितनी होती है, डॉक्टर वहाँ बैठते हैं तो सुविधाएं क्या होती हैं, वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए एक प्रांगण में, उसको आप देख लीजिए किस तरह से हो सकता है। इसको देखिए। उसके बाद ये आ जाइए, कोई नहीं है। ये बच्चों के पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था कराई थी सरकार। यहाँ मतलब कि एक समय आंगनबाड़ी से बच्चे पढ़ते थे। पोस्टेड कोई है लेकिन आता नहीं। अब यहाँ पर पोस्टेड कौन है वो हमें नहीं पता है, लेकिन मनिहारी विकास खंड का या सराय गोकुल गांव जिसमें इस तरह की स्थिति है वो निंदनीय है। अब इसमें बच्चों को कुछ सीखना चाहिए, उनका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन होना चाहिए। जो शिशु होते हैं जिनको कम उम्र के बच्चों को गिनती का खा गा आ छोटा बड़ा छोटी बड़ी सिखाया जाता है, तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। वहाँ क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, ये शौचालय की स्थिति थोड़ा सा दिखा दीजिए सम्मानित छायाकार महोदय, समझ में आ जाएगा क्या स्थिति है यहाँ की। और ये कितना अच्छा माहौल में बना हुआ है और किस तरह से टूटा फूटा हुआ है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सम्मानित छायाकार महोदय आपको दिखाएंगे। ये है आंगनबाड़ी और यहाँ पर बच्चे प्रशिक्षित होकर पहले शिक्षा ग्रहण करेंगे और उसके बाद शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिमान और कीर्तिमान स्थापित किए हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया जो दावा करते हैं कि हम तमाम प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही वो प्रयास करके इस तरह से काम करते रहेंगे। ये है ORS घोल और ORS घोल के साथ साथ इसकी जो गंदगी है, इसकी जो स्थिति है वो दिखाने योग्य नहीं है, मैं इसको नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पर देसी दारू, विदेशी दारू, तमाम तरह की दारू शराब पीने वाले लोग आकर बैठते हैं और वहाँ उन्हीं लोगों का ये अड्डा बना हुआ है। बोतलें दिखाइए किस तरह से शराब की बोतलें यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं और शराब यहाँ पर पीने वाले लोग, कौन लोग शराब पीते हैं यहाँ? गाँव के लोग न पियेंगे कि और कौन? जो नए तो गांव में कौन लड़का है? अब लड़का को कौन देखेगा? कौन बूढ़ा शराब पी रहा है आजकल? जो भी आजकल मंदिर पर बैठ करके ताश खेलते हैं। आजकल कलयुग में क्या कहना, कलयुग में क्या कहना है। और भ्रष्टाचार की भेंट अगर कोई जगह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो उसका आकलन किस तरह से आप करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसी तरह से इसका आकलन कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुखिया योगी जी तमाम तरह के दावे करते रहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चौचक है, शिक्षा व्यवस्था एकदम बढ़िया कर दिए हैं, आंगनबाड़ी से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक और फिर ग्रेजुएशन PG लेवल तक की शिक्षा, फिर PhD करना हो तो नए नए आयाम स्थापित किया हूँ। ये सारे दावे सिर्फ दावे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी है और झूठे वादे हैं। मैं इसके विषय में आप पर छोड़ता हूँ, आप इसका निर्णय किस तरह से करते हैं और इस स्थिति का निर्णय किस तरह से करते हैं। मैं यही दिखाना चाहता था, इस पूरी संरचना को बनाकर आपको यही प्रेषित करना चाहता था कि अस्पताल और शिक्षण संस्थानों के प्रति सरकार का और प्रदेश के मुखिया का रवैया कैसा है और पिछले जो प्रदेश के मुखिया थे उनका रवैया कैसा था। क्योंकि उनके राज्य में जहां अभी मैं हूं ये गाजीपुर है और गाजीपुर में शिक्षा माफियाओं की तोती बोलती थी। बलिया में लोग पूर्वांचल से और मध्य उत्तर प्रदेश से आकर शिक्षा ग्रहण करते थे, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके अपने आप को अपना परसेंटेज बढ़वाते थे और कई सारे लोग बलिया की शिक्षा ग्रहण करके पास हुए हैं जो कि हमारे यहाँ के हमारे आस पड़ोस के लोग हैं और वो हमारी भी मार्कशीट बलिया से बनवाना चाहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया और योगी जी आ गए, तो उसके बाद से हमें सत्ता परिवर्तन के साथ साथ थोड़ा सा सुधार देखने को मिला, लेकिन स्थिति अभी भी यही है।
क्या वृक्षारोपण, अमृत सरोवर, तमाम जो जुमलेबाजी है, तमाम जो नारे हैं योगी और मोदी के और पूर्वोत्तर की सरकारों के जो नारे रहे हैं, उनकी ये पोल खोल नहीं है। आप इसके विषय में क्या समझते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने का मकसद यही था कि इनमें सुधार आए और प्रदेश के मुखिया इसको सुने। यही स्थिति हर ग्राम पंचायत की है, हर ग्राम सभा की है, हर विकास खंड की है। आप इसके विषय में क्या समझते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे।